बच्चों, हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे थे, जिसमें वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आज प्रश्नावली 1.2 शुरू करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। यहाँ दिया हुआ है 140। हम जानते हैं अभाज्य संख्या से इसका हम विभाजन करना शुरू करेंगे। तो 140 का अगर विभाजन किया जाए अभाज्य संख्या 2, तो यहाँ 2 सत्ते 14, 1 0, फिर 2 से करेंगे तो ये 35 बार में कटेगा। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कैंसिल करेंगे। यानी जब तक यहाँ विभाजित होते होते अंत में 1 ना आ जाए तब तक इसका हम अभाज्य संख्याओं से लगातार विभाजन करेंगे। और यहाँ जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं यही अभाज्य संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से 140 के बराबर होगा। तो यही अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको हम घात के रूप में दो बार गुणा हुआ है तो 2 का घात 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब इसमें आइए देखते हैं दूसरा। सेकंड में दिया हुआ है 156। 156 का कैसे हम अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो बिल्कुल इसी तरीके से अंतिम अंक सम है तो निश्चित रूप से 156 में 2 से विभाजन होगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 आएगा। फिर 2 से विभाजित करें, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 39 आएगा। अब यहाँ अंतिम अंक विषम है तो इसको 3 से विभाजित करना होगा। 3 एक 3 तिया 9, और ये अंत में 13 से विभाजित होगा। 13 एक 13। तो इस प्रकार हमें यहाँ प्राप्त संख्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13, 3 गुणे 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए तीसरा खंड। तो इसके तीसरे खंड को यहाँ हम लिख रहे हैं 3825। तो इसी प्रकार इसका अगर गुणनखंड किया जाए तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। 3825 इसको हम सर्वप्रथम देखिए किससे विभाजन करें तो अंतिम अंक इसमें 5 विषम है तो हम यहाँ 3 से एक बार ट्राई करेंगे। 3 से करेंगे, 2 से विभाजित नहीं हो सकता। 3 एक 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 3 दूनी 6 21, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 1275 आ जाएगा। यानी 3 से विभाजित करने पर यहाँ हमें 1275 मिलेगा। अब यहाँ 3 से विभाजित हो सकता है, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 चौक 12, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 425 आ जाएगा। और यहाँ अब अगर 3 से विभाजित करें तो ये 3 से विभाजन नहीं हो सकता तो इसको हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 8 40 और 5 पचे 25, 85 आ जाएगा। और फिर 5 से इसका विभाजन करेंगे। 5 एक 5, 5 सत्ते 35, 17 मिला, और फिर 17 से विभाजन करेंगे तब 1 मिलेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो ये 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और फिर गुणे 17, ये हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। इसको हम शॉर्ट में 3 का घात 2, 5 की घात 2 और गुणे 17 ऐसा लिख सकते हैं। अब तीसरा खंड देखिए हो चुका। चौथा आइए देखते हैं 5005। इसको कैसे हम गुणनखंड करें। तो 5005 अंतिम अंक विषम है तो ये विषम अंक होने के कारण यहाँ देखिए 3 से या तो विभाजन करेंगे या 5 से या 7 से, इस प्रकार शुरू करेंगे। तो 3 से अगर विभाजित करें तो 3 से विभाजन इसका पूरी तरीके से नहीं हो सकता। 3 से अगर विभाजन किया जाए तो 3 एक 3, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर लास्ट में 25 फंसेगा। तो निश्चित रूप से ये 5 से विभाजित किया जाएगा। 5005 को अगर 5 से विभाजित करें तो यहाँ देखिए 5 एक 5 और फिर 0 0 आएगा, फिर लास्ट में 5 एक 5, यहाँ आ जाएगा 1001। अब ये 5 से नहीं होगा, 7 से इसका विभाजन करेंगे। तो 7 एक 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, ये 143 यहाँ हमें प्राप्त हुआ। अब ये 7 से नहीं हो सकता तो सीधे 11 से विभाजन करेंगे। 11 एक 11, 11 तिया 33, और अंत में 13 से इसका विभाजन किया जाएगा। 13 एक 13, तो ये हमको क्या मिल गया देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो 5005 का अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमको यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अब
पांचवा खंड देखिए, इसमें पांचवा खंड दिया है 7429, 7429, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अब ये ऐसा गुणनखंड है कि इसको अगर देखा जाए तो ये 3 से भी विभाजित नहीं हो सकता है, 5 से भी विभाजित नहीं होगा, 7 से भी विभाजित नहीं होगा। एक ऐसी संख्या है, जब इस प्रकार से कोई संख्या आएगी तो हमें लगातार अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते करते आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए कहां तक इसका विभाजन नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको 7 से करें तो 7 से भी नहीं होगा, और जो 3 से विभाजित नहीं हो रहा वो 9 से विभाजित कभी नहीं हो सकता। 11 से अगर विभाजन करें तो ये 11 से भी संभव नहीं है। 13 से किया जाए तो 13 से भी यहां संभव नहीं है, 13 से भी इसका विभाजन संभव नहीं है, करके देख सकते हैं। और फिर अंत में यहां 17 ट्राई करेंगे। अगर 13 से विभाजित नहीं हो रहा है तो बीच में हम नहीं, सीधे अभाज्य संख्या 17 से इसका विभाजन करेंगे। और यहां देखिए 17 से अगर इसको विभाजित किया जाए 7429, इसका 17 से विभाजन करने पर क्या मिलेगा, 17 चौका 68, और यहाँ देखिए 68, फिर 6 2 62 आ जाएगा, 17 3 51, और यहाँ बच जाएगा 11 119, 17 7 119, 437 आएगा। अब ये 19 से विभाजन इसका करेंगे तो 19 से करेंगे जब, तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57, 23 आ जाएगा। और फिर 23 से विभाजन करेंगे तो 23 एकन्नम 23। तो इस प्रकार से भी बड़ी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं जो बड़ी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हो। तो हम इसलिए तब तक हम इसका प्रयास करते रहेंगे जब तक कोई हमें ऐसी अभाज्य संख्या न मिल जाए जो इसको विभाजित कर रही हो। तो इस प्रकार यहाँ 17 गुणे 19 गुणे 23 ये हमको गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये पांचों खंड इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में ये होमवर्क इस पर आधारित, इन्हीं प्रश्नों पर आधारित, ये खुद तुम लोग घर पर इसको ट्राई कर लेना किस प्रकार से गुणनखंड किया जाए। 3 प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। फिर आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 हम इधर सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है। HCF और LCM का गुणनफल किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसकी हमें जांच करनी है। यानी सर्वप्रथम हमें जो संख्याएं दी हुई हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में विभक्त करना है, और साथ में फिर HCF LCM निकालना है। फिर HCF LCM का गुणा करके चेक करना है कि उनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है अथवा नहीं। तो आइए देखते हैं इस दूसरे खंड में जो दिया हुआ है, ये प्रश्न संख्या 1 के सभी खंड हैं, और यहां हम प्रश्न संख्या 2 के खंडों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहला खंड में देखिए क्या दिया है, पहले खंड में दिया है 26 और 91। तो सर्वप्रथम हम 26 और 91 का गुणनखंड करके देखेंगे कि 26 और 91 का गुणनखंड क्या है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे यहां गुणनखंड करना बताया गया है, अगर हम 26 का गुणनखंड करें तो 26 को हम 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। 2 गुणे 13, ये 2 से विभाजित होगा और 13 से विभाजित होगा, तो 2 गुणे 13 इसको लिखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं 91। तो 91 का अगर गुणनखंड किया जाए, तो 91 को अगर गुणनखंड किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। देखिए 91 को अगर गुणनखंड किया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 13। तो यहां देखिए 2 अगर होता तो 2 के नीचे लिखते, इसमें 2 नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा आगे करके लिख रहे हैं 7 और गुणे 13, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। क्यों ऐसा लिख रहे हैं यह भी आगे मालूम चलेगा। तो इस प्रकार से 26 को हम 2 गुणे 13 लिख देंगे और 91 को 7 गुणे 13। जो गुणनखंड समान हो उनको एक दूसरे के ठीक नीचे अगर लिख दें तो हमें HCF निकालने में आसानी होगी। अब हम इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि से डायरेक्ट हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से डायरेक्ट हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। HCF का मतलब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में हमें केवल वही संख्या चुनना है जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड के रूप में मौजूद हो। तो अब दोनों में कौन सा है, देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 13 यहां जो संख्या है ये दोनों में मौजूद है, इसलिए HCF सीधे हम कहेंगे 13।
HCF इन दोनों संख्याओं का 26 और 91 का HCF होगा 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 13, तो इसलिए यहां 13 HCF होगा। अब एलसीएम अगर निकाला जाए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि दोनों में कुल कितने प्रकार के गुणनखंड मौजूद हैं। अगर वह गुणनखंड घातों के रूप में है तो उनकी अधिकतम घातें क्या है? भाई अधिकतम घातों के रूप में लिया जाएगा। अगर घातों के रूप में है तो यहां देखिए घात नहीं बल्कि एक ही घात में सारे गुणनखंड हैं, तो इसलिए कितने टाइप के गुणनखंड हैं उन सभी गुणनखंडों को गुणा कर लेंगे आपस में। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को अगर देखा जाए तो इसमें कितने टाइप के हैं? 2 है, 7 है और 13 है। 2 और 7 और 13 यही 3 तरह की संख्याओं के गुणनखंड यहां प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए इनका हम गुणा कर लें। 2 × 7 × 13, तो जितना एक गुणा करने पर आएगा वही एलसीएम कहा जाएगा। इन दोनों संख्याओं का वही एलसीएम होगा। तो यहां से अगर एलसीएम देखा जाए तो कितना हो जाएगा? एलसीएम देखेंगे तो यहां देखिए 13 7 91 और 91 को 2 से अगर गुणा किया जाए तो 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो एलसीएम इन दोनों संख्याओं का 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब प्रश्न क्या कहता है कि इन युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किया, अब इसकी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल ये दोनों बराबर है, इसकी जांच करनी है। तो देखिए हम यहां संख्याओं का अगर गुणनफल करें, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहां देखिए दोनों संख्याएं कौन है? 26 है और 91 है। तो 26 और 91 को अगर आपस में गुणा कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा? हम सबसे पहले यहां गुणा करके चेक कर लेंगे। 91 और 26 का गुणा करेंगे तो यहां देखिए 6 9 54 और 2 9 18, यहां जाएगा 6 6 8 5 13 और यहां 2, यानी 2366 मिलेगा। ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमें एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल चेक करना है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है इसको चेक किया जाए। यहां देखिए एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182, तो इनका गुणा करके चेक करो। 13 दूना 26, 13 8 104, 13 8 104 और 2 106, हासिल 10 आएगा। 13 का नम 13 और 10 23, तो यह आ जाएगा 2366। तो ये भी देखिए दोनों संख्याएं हमें बराबर प्राप्त हो रही है, 2366 दोनों मिल रहा है। तो हम यहां लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल या दो संख्या का गुणनफल बराबर, गुणनफल ये बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही चेक करना है। तो ये चेक कर दिया गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं।